Good morning, Sumit and Vishal. हेलो। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे आवाज धीमे धीमे लग रही है? आपकी तबीयत वगैरह तो ठीक है? बस कुशल मंगल है मैम। मैम मंडे से स्टार्ट की है। हेलो। वीडियो और ऑडियो ऑडियो आ रहा है क्या? ये थोड़ी हैंग हो रही है, यहाँ पे तो रुक रही है। कोई बात नहीं है, तो आज हम पढ़ाएंगे वैसे। ऑडियो क्लियर। अभी तो लास्ट टेस्ट के मार्क्स ही नहीं सुनाए तुम्हें। नेक्स्ट तो तब लिखाऊं मैं तुम्हें। अभी तो उसी का नहीं बताया। ऑडियो और वीडियो आ रहे हैं। एक मिनट को मैं लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करता हूँ। जी मैम, जी मैम, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ शिफ्ट हो गए क्या आप? मैं शायद नहीं जानता, नहीं नहीं। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। कौन सी क्लास में है ये? चलो, तो टेंथ की तैयारी तो करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपन क्या
ओके चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, बॉटनी पढ़ोगे जूलॉजी पढ़ोगे, पहले तो ये बताओ। टेस्ट अपन नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, कोई बात नहीं। वैसे तो अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन अपने को बॉटनी पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपन ने एनिमल किंगडम पढ़ लिया था, बीच में अपन ने बॉटनी का एक सेगमेंट छोड़ दिया था। बाकी तुम पे, तुम जो कहोगे वो पढ़ा देंगे। सेल तो स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेल पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं मुझे तो। तो पहले बॉटनी पढ़ लें, है ना। ठीक है, सेल भी पढ़ा सकते हैं, कोई वो नहीं है इसमें इशू। लेकिन सेल एक चैप्टर नहीं है बेटा, सेल के 4-5 चैप्टर एक साथ यूनिटी में होंगे, ठीक है ना। तो उससे तो फिर बेटर यही है कि क्लासिफिकेशन ही कर लेते हैं, ताकि अपना ये एक जो यूनिट है वो तो एटलीस्ट कंप्लीट हो ही जाएगी, ठीक है ना। सेल का चैप्टर बहुत अच्छा है, नो डाउट, सेल चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है अपने। लेकिन सेल में क्या है, फिर उसके साथ में उसका मतलब जो डिवीजन मेथड्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़नी पड़ेंगे, प्लांट सेल, एनिमल सेल सारी आ जाती है, वो सारे यूनिट अलग से है। तो एक बार अपन पहले थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि अपने फर्स्ट स्टार्टिंग के 4 चैप्टर भी यूनिट वाइज कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें अपन सारा क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज अपन चैप्टर नंबर 3 चालू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है, वो है प्लांट किंगडम, ठीक है ना। प्लांट, जैसे अपन ने एनिमलिया किंगडम पढ़ लिया ना, तो अपन ने क्या किया था, विटेकर साहब की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे अपन। RS विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, उनका विटेकर वो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, और अपन ने उसमें पढ़ लिया था कि 5 टाइप की क्लासेस बनाई उन्होंने, 5 टाइप की उन्होंने क्लास को क्लासिफाइड किया है, ठीक है। जिसमें उन्होंने दिया प्लांट, एनिमल और फंजाई, मोनेरा, ठीक है ना। तो अपन ने ये देखा कि अपन ने बाकी सारे तो पढ़ लिए, सिर्फ प्लांटी बच गया अपना, क्या बच गया, प्लांटी किंगडम बच गया है, ठीक है ना। तो ये विटेकर साहब का अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, याद रखना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का लास्ट सेगमेंट है, दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अपन लास्ट सेगमेंट पे है। चलो तो एक बार बोर्ड पे चलते हैं, ठीक है ना। चलो, बोर्ड नहीं दिखाई दे तो मैसेज कर देना बेटा, है ना। तो देखो अपन जब तक टूट नहीं जाएगा तब तक रोज गिरेगा तो। देखो अपन RH विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। RH विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जो 5 किंगडम था उसका अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, विच इज प्लांट फाइलम, ठीक है। देखो इस जो प्लांट फाइलम है ना, वो और फर्दर क्लासिफाइड है किस किस के अंदर। पहला तो पढ़ेंगे अपन एल्गी, पहले तो पढ़ेंगे अपन एल्गी। दूसरा जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स, ये नाम तुम पहले सुन चुके हो, है ना, नाम पहले सुन चुके हैं अपन, ब्रायोफाइटा, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे अपन टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा की स्पेलिंग पी से होती है, टेरिडो टेरिडोफाइट्स, ठीक है। और फिर बाद में अपन पढ़ेंगे दो प्लांट हायर एनिमल्स के, मतलब हायर प्लांट्स हैं, विच आर कॉल्ड जिम्नियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म,
ये 5 प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अपन ने एनिमल किंगडम को क्या किया था, फर्दर और डिवाइड किया था कोडेड या इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में, वैसे ही ये प्लांट्स को भी क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और जो ये क्लासिफिकेशन है ना, जो जिस तरीके का क्लासिफिकेशन अभी अपन पढ़ रहे हैं, ये दिया था किसने, कैरोलस लीनियस ने। याद रखना, कैरोलस लीनियस। इसीलिए ना फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इसीलिए इन्हें अपन क्या कहते हैं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। याद रखना ये वर्ड भी। इसीलिए इन्हें अपन किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या किया था, मतलब एक्चुअली जब है ना ये क्लासिफिकेशन चल रहा था ना, जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा था, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स को अपन क्या कर रहे थे, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके रख रहे थे। तो जितने भी उस टाइम विजिबल प्लांट्स थे या एनिमल्स थे, उनको क्लासिफाई कर दिया था लीनियस नाम ने। जो कैरोलस लीनियस थे, उन्होंने उस टाइम जितने भी थे ना प्लांट्स वगैरह एनिमल्स वगैरह, उस टाइम उन्होंने क्लासिफाई कर दिया था। एरिस्टोटल, हाँ ये भी है, नॉमेनक्लेचर में भी तो थे ना, ठीक है ना, वो जूलॉजी के माने जाते हैं, है ना, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने उस टाइम है ना 17 सेंचुरी की बात है, 1753 में इन्होंने क्या कर दिया था, लगभग 6000 प्लांट स्पीसीज को इन्होंने क्या किया था, क्लासिफाई किए थे, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे सेक्शंस बना दिए थे, बहुत छोटे छोटे। फिर बाद में और थोड़ी सी इसके ऊपर क्या की गई, और स्टडी की गई। फिर बाद में बेंथम और हुकर आए, उन्होंने क्लासिफिकेशन को एक नया मोड दे दिया। उन्होंने क्लासिफिकेशन को एक नया मोड दिया। जेनेरा प्लांटम नाम की एक बुक बनी थी, जिसके अंदर सारे क्लासिफिकेशंस को क्या किया गया, अलग अलग वो किया गया। और मैंने तुम्हें जैसे हर्बेरियस सिस्टम बताया था ना, जिसमें अपन क्या कर सकते हैं कि स्पीसीज को स्टोर करके रख सकते हैं एक सेक्शन के, एक बुक के अंदर, एक फाइल के अंदर अपन प्लांट्स और एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। वो वाला सिस्टम चालू हुआ फिर, ठीक है, जिसमें क्या करना था अपने को, प्लांट और इनके बारे में मतलब इनकी सेविंग, जो प्रिजर्वेशन था या जो सैंपल्स थे वो रखने का सिस्टम चालू हुआ। और ये हर्बेरियम सिस्टम था, ये बना। फिर चार्ल्स डार्विन आए, उन्होंने क्या किया, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन चालू कर दिया, ठीक है। तो अब बहुत सारे मेथड अपने पास में बन गए थे, लेकिन जो मेजर ग्रुप्स बने लास्ट तक, वो 5 बने। कौन कौन से बने, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, फिर लास्ट में आते हैं जो मतलब हायर, मतलब लोअर से अपन हायर की तरफ चल रहे हैं। तो सबसे पहले एल्गी, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नियोस्पर्म्स और फिर एंजियोस्पर्म। तो ये लास्ट तक चलते गए डिवीजन। तो अब अपन जो पढ़ेंगे ना, वो ये 5 मेजर ग्रुप्स पढ़ेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे एल्गी, ठीक है। अच्छा तुम ये बताओ, तुमने ये नाम पहले सुने हुए हैं कि नहीं सुने हुए कभी। हाँ, एल्गी फर्दर डिवाइडेड मे बी इनटू मोर पार्ट्स। हाँ तो तुमने, चलो ये अच्छी है। अच्छा कोई एल्गी के है ना, एक या दो तीन जो भी कैरेक्टर तुम्हें याद है वो बताओ मुझे एक बार, कि एल्गी तुमने पढ़ी थी तो उस टाइम क्या समझ में आता। जब तक मैं इसको बोर्ड को इरेज कर लेता हूँ और अपन फिर एल्गी फाइलम पढ़ेंगे, है ना। हाँ, मेडिसिन वगैरह में यूज आते हैं। चलो ठीक है, ऑटोट्रोपिक होते हैं, वेरी गुड, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर। चलो एल्गी पढ़ते हैं अपन, एल्गी फाइलम पढ़ते हैं।
देखो एल्गी है ना, वो बहुत पुराना फाइलम है, बोर्ड की तरफ लेके चल रहा हूँ तुम्हें ना। एल्गी है ना, वो बहुत पुराना फाइलम है। दो साइंटिस्ट थे, एक प्राउड की बात तो ये है कि उनमें से एक इंडियन साइंटिस्ट भी थे। पहले तो है अपने पास में, नाम क्या था उनका, फ्रिश। फ्रिश। और सेकंड है अयंगर साहब। अयंगर, ये इंडियन साइंटिस्ट है, अयंगर जी है ना। इन्होंने जो ये एल्गी है ना फाइलम, इसको डिस्कवर किया। इसको डिस्कवर किया, या इसके बारे में जो स्टडी की थी वो ओपी अयंगर ने साहब ने की थी। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें तो कहा जाता है क्या, फादर ऑफ एल्गी। ठीक है, और इन्हें कहा जाता है इंडियन फादर ऑफ एल्गी। इंडियन फादर ऑफ एल्गी साइंस। एल्गी साइंस। बोर्ड दिख रहा है बेटा? बोर्ड दिख रहा है ना आराम से सबको? ठीक है, तो ये दो हैं अपने पास में। ठीक है, और जो स्टडी ऑफ एल्गी है ना, जिसमें एल्गीज की स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ एल्गी कहलाती है अपनी फाइकोलॉजी। याद रखना ये वर्ड, फाइकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ एल्गी कहलाती है फाइकोलॉजी। ठीक है ना। अपन जनरल लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं भाई? जनरल लैंग्वेज में एल्गी को किस नाम से जानते हैं, बताओ जल्दी। अच्छा, तुम में से एल्गी देखी किस किसने? हाँ। विशाल, व्हाट अबाउट यू? इन फ्रेश वाटर। नहीं देखिए, काई बोलते हैं इसे लोकल लैंग्वेज में, अपने क्या बोलते हैं, काई के नाम से जानते हैं। ग्रीन ग्रीन आ जाती है ना, इट मींस इट अपीयर्स लाइक प्लांट्स। ठीक है, इट अपीयर्स लाइक प्लांट्स विच इज अ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, जो क्या कर सकती है, खुद का खाना खुद बना सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इनके अंदर एक प्लांट है। ठीक है ना। देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस है ना, इसे ऑटोट्रोप बनाती है, यानी कि खुद का खाना क्या कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। अपने लिए यूजफुल है ये क्या करते हैं, CO2 का लेवल डिक्रीज करते हैं, CO2 का लेवल डिक्रीज कर देते हैं एनवायरमेंट में से। ठीक है, क्योंकि खुद का फूड, जैसे प्लांट्स बनाते हैं ना ग्लूकोज, तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर सकता है। लेकिन कुछ है ना इसमें से, कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं। पैरासाइटिक मतलब अदर ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं। कुछ क्या हो सकते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं। इसकी बॉडी लेस डेवलप्ड है, यानी कि थैलस नहीं होता। जो टेरिडोफाइटा होता है ना, वो तो बॉडी थैले जैसी होती है, थैलस बोलते हैं ना, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, वैसी नहीं होती है। ठीक है ना। तो अभी तक इसमें ना टिश्यू लेवल नहीं है, ये याद रखना, टिश्यू लेवल नहीं है, सिंगल सेल्स पाए जाते हैं। यानी कि जो इसके जैसे जिनसे रिप्रोडक्शन भी करेंगे ना, वो यूनिसेलुलर मिलेंगे अपने को। जितना भी ऑर्गन्स मिलेंगे ना, वो कैसे मिलेंगे अपने को, यूनिसेलुलर मिलेंगे। ये इसकी इंपॉर्टेंट करेक्टर पाई जाती है इसमें। ठीक है ना। इसमें अगर जैसे मान लो अपने सेक्सुअल वो देखें ना, अपन रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, दो सेल आपस में क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती हैं, और जेनेटिक मटेरियल को क्या कर लेती है, एक्सचेंज कर लेती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जा सकता है, अपन कह सकते हैं इसमें गैमेटिक फ्यूजन पाया जाता है। गैमेटिक फ्यूजन पाया जाता है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है ना। ये इसका क्या है, सीधा वो है। इसमें एक स्ट्रक्चर बनेगी अपने जाइगोट, रिप्रोडक्शन के तुरंत बाद क्या बनती है, जाइगोट बन जाती है। रिप्रोडक्शन हुआ, ये गैमेटिक फ्यूजन हो गया, तो क्या बनती है, ये गैमेटिक दो सेल मिलकर के क्या हो गई, फ्यूज हो गई आपस में। भाई जैसे अपने तो क्या होता है, एक तो स्पर्म बनता है मेल में, एक फीमेल में ओवम बनता है। यहाँ पे दो सेल रहती हैं, वो दोनों आपस में क्या कर लेती हैं, फ्यूज हो जाती हैं। इसे कहते हैं गैमेटिक फ्यूजन। क्या कहते हैं, गैमेटिक फ्यूजन। और गैमेट के तुरंत बाद में बन जाता है जाइगोट, और इससे नया प्लांट बन जाता है। इससे न्यू प्लांट का जन्म हो जाता है। यही सिंपल और सबसे सीधा तरीके है इसका रिप्रोडक्शन का, सिंपल और सबसे सीधा तरीका है रिप्रोडक्शन का। ठीक है ना। इसमें जैसे अपन बोले ना, अलग अलग स्ट्रक्चर्स पाई जा सकती है रिप्रोडक्शन के लिए।
और अगर इसमें ना जैसे मान लो पानी वगैरह अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है ना, देखो मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों कंडीशन इसमें पाई जाती है, लेकिन जो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, वो थोड़ा अपोजिट कंडीशन में होगा। जैसे पानी की कमी हो जाए तो ये क्या बना लेते हैं, अपने चारों तरफ स्पोर बना लेते हैं, अपनी सेल्स को क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, स्पोर्स, इनको अपन क्या कहते हैं। लेकिन अगर वाटर अच्छी क्वांटिटी में, मतलब एडेप्टेड कंडीशन में है, ठीक है ना, कंफर्टेबल कंडीशन है, इनके फेवरेबल कंडीशन बोलना ज्यादा अच्छा है, तो ये क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें माइटोस्पोर्स बनते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, माइटोस्पोर्स। फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है, मतलब इसको जितना टुकड़ों में तोड़ देंगे ना अपन, उससे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लांट सेल है तो सेल वॉल पाई जाएगी, याद रखना भाई, ये सेल वॉल पाई जाती है, जो यही तो कैरेक्टर है जो इसको प्लांट फाइलम में डालता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में प्लांट सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, उसमें जो खाना बनता है, तो जितना खाना इनके लिए काम में आ रहा है वो तो ठीक है, बाकी है ना फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बना है ना, उसको स्टोर करते हैं ये। और स्टोर किसके रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में, याद रखना ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्लासिफिकेशन में, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कि ये क्या करते हैं, फूड को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, चलो आगे चलते हैं। ये क्या करते हैं, फूड को क्या करते हैं, स्टार्च के रूप में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ये दोनों जगह मिल सकते हैं अपने को, फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं और मैराइन वाटर में भी मिल जाते हैं, इवन है ना ये हल्के से मॉइस्ट प्लेस पे भी मिल सकते हैं, मॉइस्ट प्लेस पे भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। और कई बार ये क्या करते हैं, दूसरों के साथ रिलेशन में रह जाते हैं, जैसे लाइकेन होती है ना, फंगस प्लस एल्गी, लाइकेन से उसमें क्या क्या पाई जाती है, फंजाई, याद आया, प्लस एल्गी, ये याद है, फंगस प्लस पढ़ा था पहले। हम्म, सुमित याद आया बेटा, कहीं पढ़ा है, लाइगेन प्लस एल्गी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, तो मतलब फ्रेश वाटर में तो पाए जा सकते हैं, मैराइन वाटर में भी पाए जा सकते हैं और रिलेशनशिप में भी पाए जा सकते हैं। चलो एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आगे का दोबारा एक बार हटाना पड़ेगा, बोर्ड भर गया है, मार्कर काफी मोटा चल रहा है इस वजह से। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो थंब देखो तुम्हारे बुक पे कुछ ज्यादा ही कैरेक्टर लिखवाए जा रहे हैं, तो याद तुम्हें है ना, ये मतलब एक नोटबुक बना लिया करो जिसमें सारे लिख लिया करो, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है ना, ज्यादा दिन तो तुम्हारे पास रहेंगे नहीं, फोन में इरेज भी हो सकते हैं, एक्सीडेंटली भी इरेज हो सकते हैं, और इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली भी हो सकता है स्पेस
तो देखो, अपन ने ये तो पता कर लिया इसकी हैबिटेट के बारे में। ये वीडियो ना थोड़ी थोड़ी देर में फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है, शायद कुछ नेटवर्क इशू है। तो इसकी जो हैबिटेट्स हैं वो अपन ने देख ली कि रहने के लिए क्या कर सकता है, एक्वाटिक सोर्स तो यूज करता है साथ में ना, जो जैसे किसी के साथ रिलेशन में रह सकता है, जैसे लाइकेन वाला तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा ना कई जगह ना ये जैसे अपनी जो पुरानी वुड के वो देखते हैं ना अपन, पहली चीज तो ये मॉइस्ट प्लेस पे बहुत इजीली ग्रो कर जाता है। तो जैसे कोई पेड़ है वो तना गिरा हुआ है उसका, ठीक है, स्टेम उसकी क्या गिर गई है, नीचे गिरी हुई है, तो तुमने उस पे भी लगी हुई देखी होगी या वॉल्स पे देखी होगी, देखिए ना। ये इसको सबसे ज्यादा जरूरी तो ये चीज है कि ये ऐसी जगह पे ग्रो करेगा जहां पे सनलाइट आती हो, मॉइस्चर के साथ में सनलाइट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हर पानी के अंदर नहीं आती, जैसे अपने जमीन वाला पानी का टैंक है जिसमें अपने पानी भरते हैं, उसमें नहीं रहता क्योंकि वो पैक रहता है, अंधेरा रहता है, ठीक है। और अपनी छत वाली टैंकी में भी नहीं आती, कारण उसका यही रहता है वो ढकी हुई रहती है, तो वहां धूप नहीं मिलेगी तो वो खाना नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो इसको अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ये याद रखना। अब इसकी शेप की बात करें ना, तो इसकी शेप बहुत अलग अलग है। शेप और स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं ना बॉडी के, तो ये क्या होती है, बहुत डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। तुम्हें राउंड शेप में मिल सकती है, यूनिसेलुलर के साथ जुड़ी हुई रहती है ना, कॉलोनियल हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, अलग अलग शेप में तुम्हें मिल जाएंगी, अलग अलग शेप में मिल जाएंगे, ठीक है। और स्टेबल वाटर में, हाँ स्टेबल वाटर में मिल सकती है, फ्लोटिंग वाटर में भी मिल जाएगी। ये कोई इसका कोई वो नहीं है खास, ये फ्लोटिंग वाटर में मिलेगी, लेकिन फ्लोटिंग वाटर में क्या रहती है, ये सरफेस पे ही रहेगी, किनारे पे ही रहेगी, बाकी नहीं रहेगी। ज्यादातर तुम देखोगे ना इसको, तो ये अपने को मिलेगी ऐसी जगह पे जहां पे थोड़ा पानी क्या हो, रुका हुआ हो, जैसे पौंड हो सकता है या घर के आसपास कोई पानी इकट्ठा हो जाता है ना, उसके ऊपर भी मिल जाएगी। बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ दो। यहां तक आ गया तो थंब भेज दो, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। व्हाट अबाउट यू विशाल? ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं, फिर वापस बोर्ड की तरफ, इसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, ठीक है ना। देखो मैंने ये तो बता दी कि तुम्हें इसकी बॉडी की शेप क्या होती है भाई, एक सिंगल सेल से लेकर के ये क्या होते हैं, फ्लैजिला तक बन सकते हैं, मतलब बहुत सारे इकट्ठे करके क्या हो जाते हैं, वो बन जाते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर भी बन सकती हैं, अपन देखते हैं ना अपन एल्गल ब्लूम वाली कंडीशन में। रिप्रोडक्शन का मैंने तुम्हें हल्का सा आइडिया दे दिया है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, कि जो इसका रिप्रोडक्शन है वो तीनों मेथड यूज कर सकता है अपना, ठीक है। सेक्सुअल कर सकता है अनफेवरेबल कंडीशन में, असेक्सुअल कर सकता है फेवरेबल कंडीशन में, और एक है इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो भी पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी क्या कर सकता है, ठीक है। जिसमें क्या हो सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव तो ये करेगा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन भाई जैसे इसके टुकड़े कर देना अपन, जैसे ये इसके टुकड़े कर दो जितने, बन जाए इसमें उतनी नहीं बन जाएगी, ये कभी खत्म नहीं हुआ। जैसे मान लो अपन ने पानी में से निकाला, इसके टुकड़े करके छोड़ दिए, कि अगर अपन सोचें कि ये मर गया है तो नहीं है, ये इसका रिप्रोडक्शन का मेथड बन गया, इससे और बढ़ जाएंगे, इससे तो क्या होंगे और बढ़ जाएंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम्हें बताया था मैंने, स्पोर्स बनते हैं, सॉरी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या बनते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। खासकर तो जू स्पोर्स होते हैं, कुछ में क्या होते हैं फ्लैजेला पाए जाते हैं, जैसे ये सेल है इसमें छोटी छोटी है ना, ऐसी वो पाई जाएंगे स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अब ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वहां जाके ये जर्मिनेट हो जाएगा, नया प्लांट बना लेगा, यानी कि नई एल्गी बन जाएगी, ठीक है, नई एल्गी बन जाएगी। बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन माइटोसिस या मियोसिस से नहीं लिया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है बॉडी के किसी और पार्ट से नई सेल्स का ओरिजिन होना, जैसे लीफ से नया प्लांट बन जाए, रूट से नया प्लांट बन जाए, जैसे अपन किसी की जड़ तोड़ के निकाल के लगा देते हैं ना, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है। जैसे आलू के अंदर बड़ निकल आती है ना, और उसको लगा देते हैं, हाइड्रा में बड़ बन जाती है, ठीक है, ये क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव में है ना, किसी अदर सेल से क्या होता है, रिप्रोडक्शन करवाया जाता है,
आगे समझ में? ये फ्रेगमेंटेशन उसी का मेथड है। जैसे अपने ने वो देखा है ना, लिजार्ड के अंदर वो आ जाता है। हाँ, रोजेस में भी होती है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग तो ना आजकल सभी प्लांट्स में हो जाती है, गवावा है, पपाया है, सभी में हो जाती है। पपाया में तो नहीं होती, गवावा है, चिलीज वगैरह, इनमें सब में हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड है। लेयरिंग वगैरह भी बहुत सारे मेथड आते हैं इसमें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है, मनी प्लांट में भी हो जाती है। और भी बहुत सारे हैं, कुछ मिंट देखा है ना, मिंट पुदीना, उसकी जहां जहां पे वो स्टेम अड़ जाती है ना, वहां वहां उसकी रूट चली जाती है। इट्स अ काइंड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विच इज कॉल्ड लेयरिंग, जिसे लेयरिंग कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो देखो इसमें स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स पे क्या पाई जाती है? फ्लैजेला पाई जाती है। फ्लैजेला टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो इसको एक जगह से दूसरी जगह के लिए मूवमेंट यानी लोकोमोशन में हेल्प करवाती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होते हैं, दूसरी जगह के आ जाकर के भी क्या हो सकते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैंने तुम्हें बता ही दिया था, दो गेमेट्स क्या हो जाते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं फ्यूजन के थ्रू, ठीक है ना। तो ये तीनों तरीके मैंने तुम्हें इसके क्या बता दिए, रिप्रोडक्शन मेथड बता दिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके अंदर यूजेस की। इसके यूजेस, एल्गी जो फाइलम है इसके बड़े यूजेस हैं हमारे लिए। एल्गी के जो फाइलम है उसके लिए क्या है हमारे लिए, हमारे लिए क्या है, इसके बड़े बड़े यूजेस हैं। पहली चीज तो ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, मैंने बताया था ना, ये क्या कर लेता है अपने लिए, फोटोसिंथेसिस करता है। तो CO2 का लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करते हैं, ठीक है ना। एनवायरमेंट को क्या करते हैं, पॉल्यूटेड कम करते हैं। दूसरी चीज, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज करेंगे, तो एनवायरमेंट को फिर ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है O2 के लेवल पे, ठीक है ना। तीसरी चीज, ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी हैं। खाना बना रहे हैं ना, तो क्या कर रहे हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर बना रहे हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि प्लांट जैसा काम करते हैं। तो जो अनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, और जो अपनी ये एनर्जी की साइकिल्स होती हैं उसके अंदर ये क्या करते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह बिहेव करते हैं। इनको खा करके सेकेंडरी एनिमल्स की फीडिंग होती है, इनको दूसरे एनिमल्स खा सकते हैं, तो उनको खाना मिल जाएगा। तो ये प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, एनर्जी डेवलप करने का। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देते हैं, ठीक है ना। इसकी बहुत सारी स्पीसीज है जो फिशेस वगैरह के यूज में आ जाती हैं, फिशेस वगैरह के यूज में आ जाती है। इवन इसका तो है ना, कुछ जो रेड एल्गी वगैरह होती है ना, उनका तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन भी होता है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन भी होता है। कारण इसका ये है कि इससे ना जेल मिलता है, लैब में काम में आता है, एगरोज जेल, ठीक है, एगरोज या जेलेडियम जेल, जेलेडियम जेल। ये जेल क्या होता है, हमारे बड़ा यूजफुल है, ठीक है। ये जेल हमारे क्या है, बड़ा यूजफुल है, ये हमारे लिए काम में आता है लेब वगैरह में, ठीक है ना। जो अपन ये आर्टिफिशियल प्लांट लगाते हैं ना आजकल, या फिर प्लांट ग्रो करवाते हैं या टिश्यू कल्चर करवाते हैं, उसमें ये जेल की इंपॉर्टेंस होती है, इसी का सोल्यूशन बना के नीचे डालते हैं, ठीक है। इसके अलावा दीज आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो अपने जो ये प्रोटीन शेक के डब्बे वगैरह आते हैं ना, जिम वाले बच्चे खाते हैं, वो इसी में से निकाल करके दे सकते हैं। इवन जो अंतरिक्ष में जाते हैं उनके लिए भी चाहिए, स्पेस शिफ्ट में जो जाते हैं ना, वहां पे प्रोटीन की कमी पूरी कर सकते हैं। इसका एक वो है क्लोरेला, उसके अंदर बहुत अच्छा अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है। तो ये इस तरीके से हमारी प्रोटीन की क्या करते हैं, फीडिंग करवा सकते हैं, प्रोटीन की क्या कर सकते हैं, अपने को डाइट दे सकते हैं। ये एक जर्नल इंपॉर्टेंस है इसकी, और भी है इसकी, मेडिसिनल वैल्यू भी है, फर्टिलाइजर की तरह बिहेव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसको है ना पानी में से निकाल करके अगर हल्का सा सुखा के खेत में ऐसे क्रश करके डाल देना, तो नाइट्रोजन की जो कमी है ना खेत में, वो नहीं होगी। तो एज अ फर्टिलाइजर ये बिहेव कर सकता है, एज अ फर्टिलाइजर ये बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आगे चल के अपन 3 क्लासेस में बांटेंगे, आगे चल के इसको 3 क्लासेस में बांटेंगे। क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी जो अपने रेड एल्गी कहलाती है, और फ्रियोफाइसी, ठीक है। क्लोरोफाइसी क्लोरोफिल की वजह से, रोडोफिल सॉरी रोडोफाइसी रेड एल्गी है, ठीक है। फाइकोरेथिन पिगमेंट पाया जाता है उसमें, जिसकी वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। और जो फ्रियोफाइसी वो ब्राउन एल्गी होती है, जिसमें क्लोरोफिल A और C पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग कलर की एल्गी है अपने पास में,
कलर के अकॉर्डिंग भी क्या है अपन कर सकते हैं कि ये अलग अलग तरीके की क्या पाई जाती है, एल्गी पाई जाती है। तो बताओ यहां तक एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने पढ़ लिए, उसकी जनरल इंपॉर्टेंस पढ़ ली। अब इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पहले वो पूछ लो, 2 मिनट है। वेरी गुड सुमित। अच्छा इसका पता है तुम्हें, प्लांट्स इसके ना मतलब अपन जो खेत में वो व्हाइट कलर के दाने डालते हैं ना फसल के बीच में, क्या होता है बताओ? जैसे कोई क्रॉप प्रोडक्शन चल रहा है तो उसमें फार्मर्स क्या डालते हैं, व्हाइट व्हाइट मॉलिक्यूल्स डालते हैं छोटे छोटे से, शुगर से थोड़े से बड़े। क्या चीज होती है पता है? थोड़ा अवेयर हो इस चीज के लिए। यूरिया तो नहीं होती कहीं, यूरिया डालते हो? यूरिया का नाम सुना है तुमने? यूरिया डालते हैं फील्ड्स में, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर। आवाज आ रही है मेरी? तो उसे यूरिया तो नहीं कहते हैं। यूरिया का नाम सुना है तुमने? केमिकल फर्टिलाइजर, इट्स अ केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया। तो वो ये ना एल्गी है ना, उसका एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। ये क्या करती है, हाल तो हमारे लिए तो देखो हार्मफुल बहुत ज्यादा है ये। कई बार है ना इसकी कंडीशन है ना, एक्वाटिक सोर्स में रहने वाली फिशेज के लिए बहुत बुरी हो जाती है। ये क्या करती है, अपर सरफेस पे फैल जाती है, लेकिन ये फैलती तभी है जब उसमें ना सोर्स में, वाटर सोर्स में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन अवेलेबल हो। फार्मर्स क्या करते हैं अपने खेतों में ना नाइट्रोजन वगैरह ये डालते हैं ना, यूरिया डालते हैं, फास्फोरस डालते हैं, तो वो बारिश के साथ बह करके पौंड तक पहुंच जाता है। बारिश के साथ बह करके पौंड तक पहुंच जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, उस वाटर सोर्स में है ना इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, फर्टिलाइजर्स वगैरह, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह की। ठीक है ना? तो जो ये एल्गी है ना, उससे खाने पीने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, मतलब न्यूट्रिशन का सोर्स बहुत हो गया एल्गी के लिए। ऐसी कंडीशन में ये एल्गी क्या करेगी, धीरे धीरे ना उस पूरे वाटर सोर्स पे फैल जाएगी, मल्टीपल लेयर्स में ऐसे मोटी मोटी फैल जाएगी पूरे में। तो उससे ना एक चीज तो ये रुक जाएगी कि ऊपर से हवा पानी के अंदर नहीं जा पाएगी, ऊपर से पानी के अंदर हवा नहीं जा पाएगी। तो ये क्या कर देगी, एक तो खुद वो जो CO2 होगी ना उसको सारा एब्जॉर्ब कर लेगी, साथ के साथ है ना जो वाटर सोर्स है ना उसमें ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होने लगेगा। भाई एयर मिक्स नहीं हो पाएगी ना, धूप जा पाएगी। खुद तो अपना खाना पीला खा लेती है क्योंकि धूप मिल जाती है, ऊपर CO2 मिल जाती है एनवायरमेंट में, तो खुद का न्यूट्रिशन तो इसका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो अंदर का जो सोर्स है ना पानी का, उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। उस पानी के अंदर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जिसकी वजह से अंदर जो रहने वाली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है, अदर ऑर्गेनिज्म भी तो पाई जाती है पानी के अंदर, फिशेस वगैरह है,
या छोटे अपन पढ़ चुके हैं मॉलस्कन्स हैं, तो उन्हें क्या नहीं मिल पाता, इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी या मिलेगी ही नहीं। भाई वो ऊपर आके भी नहीं ले सकती क्योंकि ऊपर तो एल्गी फैल चुकी है। ठीक, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? एल्गल ब्लूम। ठीक है ना? तुमने देखा होगा ना कि जनरली कभी देखना आसपास के अपने पौंड होते हैं ना, उसमें जनरली फैल जाती है, पूरी सरफेस पे फैल जाती है। ऐसे देखिए ऐसी कंडीशन तुमने किसी? हाँ, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एल्गल ब्लूम कंडीशन। यही कंडीशन क्या कहलाती है अपनी? एल्गल ब्लूम कहलाती है। और इस कंडीशन में ना नुकसान बहुत बड़ा ये रहता है कि ना सारे जो फिशेस वगैरह है ना वो सारी मर जाएंगी। जो उस सोर्स की जितनी भी फिशेस वगैरह है ना वो सारी मर जाएंगी। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे वाले टॉपिक की तरफ जिसमें इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो मैंने तुम्हें इसकी 3 मेजर डिवीजन बताए हैं। जो एल्गी जो हमारा पूरा पूरा एक जो ग्रुप है उसके 3 छोटी छोटी सब क्लासेस हैं। पहला मैंने बताया तुम्हें क्लोरोफाइसी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। इसका कलर कैसा रहता है? ग्रीन रहेगा। ठीक है, तो इसी से इसका नाम पड़ गया क्या? क्लोरोफाइसी। रोडोफाइसी लाल कलर की होंगी। ठीक है, रेड पिगमेंट पाया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म की ही चेंजेस हैं। फाइकोएंथ्रीन पाया जाता है इसके अंदर, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया क्या? रोडोफाइसी। ठीक है, और जो थर्ड जो हमारा सेगमेंट है विच इज कॉल्ड फ्रियोफाइसी। अच्छा ये बताओ, जो अपनी ये एनसीईआरटी की बुक है 11th की, इसके अंदर एल्गी फाइलम के कितने डायग्राम दे रखे हैं, कितने एग्जाम्पल दे रखे हैं और कितने एग्जाम्पल के डायग्राम दे रखे हैं? जल्दी बताओ। बुक के अंदर कितने डायग्राम है? सुमित, मेरा क्वेश्चन समझ में आया? ओके, क्या क्या दिख रहा है? ये वॉलवॉक्स है, क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, इमेज इतनी क्लियर नहीं है, तो तुम्हें एक काम करना है आज, ये अपना जो वर्क समझ लो या फिर प्रोजेक्ट समझ लो, कुछ भी, जो आपकी जो सिलेबस की नोटबुक है आपकी, उसमें सारे डायग्राम नीट एंड क्लीन ड्रॉ करने हैं। और इसकी फिर फोटो भेजनी है आपको ग्रुप में अपने वाले में। ठीक है ना? आपको क्या करना है, पहले इसके सारे डायग्राम क्या करने हैं? ड्रॉ करने हैं, और फिर नीट एंड क्लीन इसको मतलब जो लेबलिंग दे रखी है ना अपने, वो लेबल भी करना है। सारे डायग्राम बनाने हैं, ये सारे ये क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस तो आते हैं एग्जाम में, तो है ना? और फिर उसकी फोटो भेजनी है। आ गया समझ में आज का टास्क?
मेरे वाले में इसमें वो नहीं हुई है, इमेज क्लियर नहीं आ रही है। हो सकता है तुमने ठीक ली होगी, मेरा फोन भी तो खराब हो सकता है। विशाल तुम्हारे पास बुक है बेटा? चलो तो फिर वेरी गुड। तो बस आज मेरे ख्याल से यहीं तक ही कवर करेंगे अपन। अगली क्लास में इसकी तीनों क्लासेस को अपन एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी और फ्रियोफाइसी, ठीक है ना। तो तीनों थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना इसके जो आगे का है टॉपिक, और जो अभी पढ़ा है वो भी थोड़ा सा क्लियर कर लेना। भाई जहां तक अभी पढ़ाया है ना वो तो पढ़ना ही पढ़ना है तुम्हें, और आगे के 3-4 टॉपिक पढ़ लेना साथ के साथ। एक तो तुम्हें एल्गी पढ़नी है, साथ के साथ अपने को जो ब्रायोफाइट्स है ना उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। ब्रायोफाइट्स है ना, उनके बारे में भी पढ़ना है, ताकि आगे की क्लास में जो मैं पढ़ाऊंगा वो तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके, गुड बाय। होमवर्क आज सेंड करना शाम तक, जो मैंने तुम्हें दिया है ना वर्क, वो शाम तक सेंड कर देना मुझे, ठीक है। चलो ओके देन, गुड बाय, टेक केयर।